कबीरदास जी बोलते हैं, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होई। तो कहने का मतलब ये है भैया आपका कि शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना बहुत आसान है, लेकिन मन को योगी बनाना सबसे कठिन कार्य है। ऐसे ही दोस्तों, आप तैयारी शुरू करते हैं, वो आसान है, लेकिन अपनी तैयारी को अपनी मेहनत से, मोटिवेशन से, कंटिन्यूटी से सफलता तक यानी कि मेरिट लिस्ट तक ले जाना एक बहुत ही कठिन तपस्या है। इसके लिए आपको तन मन धन से तपस्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी और ध्यान भटकाव से खुद को बचाना होगा। ठीक है, तब जाके आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, पहला प्रणाम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पीवाईक्यू के भाग 9 में। देखिए, लगातार मैं आपको ये पीवाईक्यू सीरीज दे रहा हूं, जिसमें आज वेडनेसडे है और आज देखेंगे हिंदी का पीवाईक्यू पार्ट 9। ठीक है, लगभग 1-1.5 माह से हमारी ये सीरीज शुरू हुई थी मॉर्निंग वाली, और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम हो आगामी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इसमें जो अन्य तथ्य, प्रश्न के साथ साथ जो अन्य फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे, आपका सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। बाकी आप सभी लोगों को सूचना दे दूं, आज या कल मैं आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और साथ ही आने वाले फॉरेस्ट गार्ड या अन्य ग्रुप सी एग्जाम के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज जल्द लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में आयोग के नवीनतम पैटर्न के हिसाब से आपको पेपर दिए जाएंगे। जैसे 100+ महाकुंभ टेस्ट सीरीज चली थी हमारी, वैसी ही होगी ये। और इसमें आयोग के नवीनतम पैटर्न के आधार पर 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर का जीएस जीके करंट अफेयर, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके के साथ उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, यानी कि पूरा 100 नंबर का एक पेपर दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में होगा, जैसे पूर्व में हमारे पेपर होते रहे हैं। तो जो भी आपका जनरल सिलेबस की तैयारी कर रहा है, यानी कि ग्रुप सी जनरल सिलेबस, जिसमें हिंदी है, जीएस है, उत्तराखंड जीके है और रीजनिंग है, तो उनके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो जाएंगे आजकल में। ठीक है, और ध्यान रखिए, पहले 200 बच्चों के लिए कूपन कोड भी इसमें मैं लागू करूंगा, लेकिन इसमें यही है भैया, पहले आओ पहले पाओ। जो पहले इनरोल करेगा उसी को, क्योंकि कूपन एक्सेस का जो मैं लिमिट रखूंगा केवल 200 तक ही रखूंगा। 200 बार कूपन यूज होगा तो अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को इनरोल करके लाभ उठा लेना, फिर मेरे को मत बोलना कि कूपन कोड लागू करो। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, वो है हिंदी के व्यंजनों के कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो हिंदी जो है भाई, उसमें व्यंजनों के कितने वर्ग आपके रखे गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बनता है। मैंने देखिए आपको हिंदी रिवीजन महाकुंभ की जो क्लास दी थी उसमें भी बताया था, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के कितने वर्ग हैं। तो व्यंजनों के होते हैं 5 वर्ग। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जाएगा। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। ठीक है, और इन 5 वर्गों में आने वाले जो ये 5 वर्ग होते हैं, इसमें आने वाले जो व्यंजन होते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या व्यंजन कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और हर वर्ग में, इसमें 5 वर्ग में हर वर्ग, क वर्ग, श वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, हर किसी वर्ग में कितने हमारे व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। यानी कि कुल मिला के जो हमारा 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के, स्पर्श व्यंजन के, तो स्पर्श व्यंजन में वर्णों की कुल संख्या कितनी है भाई? तो वर्णों की संख्या हो जाएगी 25। ठीक है, क वर्ग में आपका आ गया क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है हमारे 5 वर्ग। ठीक है, और इसमें 25 व्यंजन कुल हो गए। अब इसमें थोड़ा देखिए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जो पहला 2 वर्ग होते हैं, पहले जो 2 वर्ण होते हैं 5 वर्गों के, ये कैसे होते हैं? ये आपके अघोष होते हैं। ठीक है, ये अघोष होते हैं। और उसके बाद जो बचे हुए 3 होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, ये भी आपका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये होता है आपका अल्प प्राण। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण। दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। सम वाला महाप्राण होगा, ध्यान रखेंगे। विषम वाला अल्प प्राण होता है, इतना आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? और इन व्यंजनों के वर्ग के, यानी कि जो 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में हम देखते हैं जो 5वां हमारा वर्ण होता है हर वर्ग का, ये आपका देखिए ङ, य, ण, न, म, ये आपका कैसा होता है? ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं, अनुनासिक।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुनासिक का मतलब होता है इनका जो उच्चारण होता है कहां से होता है, नाक से होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये हमारा पांचवा जो पंचमा अक्षर है इसका उच्चारण नाक से होता है, ये नासिक के या पंचमा अक्षर कहलाते हैं, नासिक के वहां में, ठीक है। इसके अलावा क वर्ग जो होता है इसकी ध्वनि तो कंठ से निकलती है, कंठव्य होता है। च वर्ग आपका तालु से निकलती है ध्वनि तो तालव्य होता है। ट वर्ग आपका मूर्धन्य होता है। त वर्ग आपका दंत्य होता है। प वर्ग आपका ओष्ठ्य होता है, ठीक है, क्लियर, पूरा रिवाइज करा दिया मैंने आपको व्यंजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री राम ने बाण से बाली को मारा, इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? देखिए कारक मैंने आपको बताया है, हिंदी में जो कारक चिन्ह होते हैं वो 8 होते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, से वाला जो चिन्ह होता है कारक चिन्ह दो जगह होता है, एक तो आपका करण कारक में होता है और एक आपका अपादान में होता है, ठीक है। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए राम ने बाण से बाली को मारा, बाण के द्वारा या बाण से, तो से या के द्वारा या फिर बाण जो है साधन के रूप में राम जी ने प्रयोग किया और उस बाण के द्वारा बाली को पंच तत्वों में विलीन कर दिया। यानी कि यहाँ पर ये जो से है इसका प्रयोग साधन के रूप में हो रहा है, और जहां पर भी साधन के रूप में से का प्रयोग होता है वहां पर आपका करण कारक होता है। इनके ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मैं बाइक से ऑफिस जाता हूं, बाइक में बैठ के जा रहा हूं ना, बाइक साधन का काम कर रहा है, और वहीं पर जिस से अलग होने का बोध होता है, जैसे मैं बोलूं पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता टूटा और पेड़ से गिर गया, ठीक है। छत से गेंद नीचे गिरती है तो छत से बॉल अलग होकर नीचे गिर गई, ठीक है। जो है हमारे गंगा जो है हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकल के गंगा क्या हो रही है? अलग हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अपादान होगा। अलग होने के बोध में, अलगाव के बोध में, तुलनात्मक बोध में हमेशा अपादान कारक होगा। साधन के रूप में, माध्यम के रूप में जहां पर से का प्रयोग हुआ है वहां पर करण कारक होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द बताना है आपने, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा इसमें सच्चिदानंद, ठीक है। कैसा होता है देखिए, सच्चिदानंद, ठीक है। सच्चिदानंद जो है ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो कौन से विकल्प में सच्चिदानंद? तो ऑप्शन बी में है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दोहा के ठीक विपरीत छंद को क्या कहा जाता है? देखिए छंद जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में कुछ टॉपिक नहीं है जिनको आपने याद रखना चाहिए। कौन कौन से नहीं है? पहला तो आपका दोहा और जो छंद है, ठीक है, दोहा और छंद वाला टॉपिक आपका यूके ट्रिपल एससी में नहीं है। इसके अलावा जो आपका एक टॉपिक है समास का, ठीक है, समास का टॉपिक भी आपका यूके ट्रिपल एससी के हिंदी के सिलेबस में नहीं है। अलंकार है यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में, ठीक है, तो अलंकार तो आपको पढ़ना ही होगा, अलंकार दिया गया है सिलेबस में। तो दोहा, छंद, समास वगैरह यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। दोहा का जो विपरीत छंद होता है इसको सोरठा कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सोरठा। अगला देखिए, अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो हिंदी में देखिए अलंकार के मुख्य भेद होते हैं कितने? आपके 2, ठीक है। अलंकार होता क्या भैया? आपका जिन शब्दों से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो और काव्य का सौंदर्य बढ़ जाए, ऐसे शब्दों को अलंकार कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अलंकार क्या है? काव्य का आभूषण भी कहलाता है अलंकार, ठीक है। अलंकार के हिंदी में मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं। पहला होता है आपका शब्द अलंकार, ठीक है, शब्द अलंकार, ठीक है, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? तो शब्द अलंकार में जैसे आपका आ जाता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास के अलावा इसमें आ जाता है आपका यमक अलंकार, यमक अलंकार के अलावा इसमें आ जाता है आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष के अलावा इसमें होता है आपका पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति के अलावा आपका विप्सा अलंकार, विप्सा के बाद आपका हो जाता है वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। तो ये आपके शब्द अलंकार होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है अर्थालंकार, अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थालंकार। अर्थालंकार के कुछ भेद जैसे मैं बोलूं तो आपका उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा के अलावा आपके कौन सा हो जाता है? मानवीकरण अलंकार हो गया, ठीक है, मानवीकरण। मानवीकरण के बाद हमारा संदेह अलंकार, ठीक है, संदेह अलंकार। संदेह के बाद भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान, ठीक है। ऐसे और भी हैं इसके एग्जाम्पल, भ्रांतिमान हो गया आपका, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति के अलावा आपका और भी अलंकार, इसमें बहुत से अलंकार, अर्थालंकार में तो बहुत से अलंकार हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मुख्यतः जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपको कहीं कहीं पे उभयालंकार भी दिया होता है, लेकिन उभयालंकार प्रचलन में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, केवल हिंदी में 2 अलंकार मुख्यतः प्रयोग होते हैं, क्योंकि मुख्य भेद पूछ रहा है तो 2 ही। ठीक है, कुल भेद वैसे 3 भी होते हैं, एक उभयालंकार भी होता है। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, अंधा जो है लाठी से चलता है, लाठी उसका एकमात्र सहारा है, तो लाठी से ही वो अनुमान लगा के चलता है, इसलिए अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। ठीक है, ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन ए राम हो गया आपका, बी मनुष्य, सी बुढ़ापा, डी नम्रता। तो जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरी एक जाति का बोध होता है। ठीक है, राम जो है इसमें भाई राम तो नहीं होगा, राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक व्यक्ति को इंगित करता है, भगवान राम जी को। मनुष्य जो शब्द है ये आपका जातिवाचक हो जाएगा, मनुष्य से पूरी जाति का बोध होता है, मनुष्य जाति का। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। बुढ़ापा और नम्रता जो है भैया ये आपका भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे कि आपका जातिवाचक में आ जाता है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ों का पूरा बोध होता है। ठीक है, नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है, बाजार जो है पूरी बाजार का बोध होता है, जितने भी बाजार हैं। ठीक है, उसके बाद वृक्ष जो है, वृक्षों की पूरी जाति का बोध होता है। फूल, फूल भी जाति है, जातिवाचक, पूरी जाति का बोध होगा। ठीक है, अध्यापक पूरी जाति का बोध हो रहा है ना? तो पूरी कम्युनिटी का जिससे बोध होता है ऐसे शब्द कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मनुष्य से पूरी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। पक्षी बोलो तो मैं पूरी पक्षी जाति का बोध होगा, पक्षी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल जो नाम होगा, जैसे राम है, अगर मैं बोलूं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी में कौन सी शब्दी है, कौन सी संज्ञा है, माफ कीजिएगा, तो महात्मा गांधी में आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे में बोलो अभी नरेंद्र मोदी में कौन सी संज्ञा है? तो नरेंद्र मोदी भाई एक ही है। ठीक है, अभी जो जानते हैं, जो मुख्यतः हैं, तो एक आदमी को इंगित कर रहा हूं ना मैं, तो ये व्यक्तिवाचक। तो जहां पर एक व्यक्ति विशेष को इंगित करा जाएगा जिस नाम से, वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। जिस नाम से पूरी एक कम्युनिटी का बोध होगा वो जातिवाचक होगा। और जिनसे हमारा देखिए फीलिंग्स वगैरह पता चलेंगी तो वो भाववाचक। जैसे बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा आपका एक अवस्था है। ठीक है, नम्रता एक गुण है, तो गुण, दोष, भाव जो भी होते हैं ये आपका भाववाचक में आ जाते हैं। जो कम बोलता हो उसके लिए क्या एक शब्दांश होगा? ठीक है, तो जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मितभाषी, कम बोलने वाले को मितभाषी। वैसे कहीं कहीं पे इसको अल्पभाषी भी दिया होता है। ठीक है, लेकिन जो उपयुक्त शब्द होगा इसके लिए वो आपका मितभाषी ही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ये गलत हुआ है। ठीक है, इसको आप सही कर लेंगे तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें मिथा हो गया, थ नहीं होगा, यहाँ पे त होगा, मितभाषी होगा। ठीक है, तो ये आपका सही उच्चारण है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है? तो देखिए मैं बोल रहा हूं आपको, कृपया जाएं, कृपया आप बाहर जाएं, कृपया आप बैठ जाओ यार। ठीक है, कृपया आप पानी पियो, कृपया आप हंस जाओ, कृपया आप मेरे साथ आओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपका एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यानी कि ये अनुरोधवाचक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुरोधवाचक। जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक अनुरोध कर रहा, रिक्वेस्ट मोड में हूं, तो ये आपका अनुरोधवाचक वाक्य की विशेषता है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है ये आपका संस्कृत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था 1 जनवरी 2010 को। ठीक है, कब दिया गया था? 1 जनवरी 2010। जबकि उत्तराखंड की राजकाज की जो भाषा है वो भाई हमारी हिंदुस्तान की जो भाषा है हिंदी, भारत की भी हिंदी है। ठीक है, राजभाषा उत्तराखंड की भी राजभाषा हिंदी ही है, और द्वितीय राजभाषा हमारी संस्कृत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए भैया। एक तरफ आपके कवि दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी रचना दी गई है। महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी, देखिए ए का हो जाएगा इसमें 4। ठीक है, यामा, तो ए का 4 हो गया। बी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है इसमें कामायनी, यानी कि बी का हो गया 3। कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह कहलाता है बीजक, यानी कि सी का हो गया आपका 2। तुलसीदास जी की रचना है इसमें रामचरितमानस, यानी कि डी का हो गया 1। तो 4 3 2 1 हो गया इसमें। ठीक है, तो 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए पीने की इच्छा, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं आपके, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो पीने की इच्छा कहलाती है आपकी, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पिपासा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पीने की इच्छा पिपासा। ऐसे आपके क्वेश्चन बनता है कि खाने की इच्छा क्या होती है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। खाने की इच्छा, ठीक है, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। संगतकार कविता के कवि कौन है? तो संगतकार नामक जो कविता है इसके लेखक बताना आपने निम्न में से कौन है। तो संगतकार कविता लिखी हुई है मंगलेश डबराल जी ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
मंगलेश डबराल जी की मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 16 मई 1948 को, 1948 को। जन्म स्थान है भैया इनका काफल पानी गांव, ठीक है, काफल पानी, जो कि पड़ता है कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी जैसे कि पहाड़ पर लालटेन, काव्य रचनाएं, ठीक है, पहाड़ पर लालटेन, नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। घर का रास्ता, घर का रास्ता, ठीक है। इसके बाद देखिए हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह है। और लास्ट है देखिए आपका नए युग में शत्रु, नए युग में शत्रु, ठीक है। तो ये तो इनकी रचना है, कौन सी, काव्य रचना है, काव्य संग्रह है। इसमें जो हमारा ये हम जो देखते काव्य संग्रह है, इसके लिए डबराल जी को सन 2000 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, ठीक है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, मंगलेश डबराल जी को साहित्य अकादमी अवार्ड किस रचना के लिए दिया गया था? तो हम जो देखते हैं के लिए इनको सन 2000 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ये इनका काव्य संग्रह। इसके अलावा इनके कुछ गद्य संग्रह भी हैं, जिसमें प्रमुख है गद्य संग्रह में, एक तो है आपका लेखक की रोटी, लेखक की रोटी, एंड दूसरा है भैया कवि का अकेलापन। भाई कवि जो होता है उसमें अकेलापन तो होता है, ठीक है, ये नोटिस किया है मैंने भी, कवि का अकेलापन। अगर आपके अंदर लिखने की कला है तो आपको थोड़ा अकेलापन होता है ये, ठीक है। इसको भी गद्य रचना है इनकी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थे मंगलेश डबराल जी। शायद वर्षा हो, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार क्या है? तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद मैंने आपको बताए थे लास्ट टॉपिक में भी, 8 भेद होते हैं, जबकि रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शायद वर्षा हो, अनुमान लगा रहा हूं मैं, हो सकती है नहीं हो सकती। अब मैं बोला हूं यार क्या पता बारिश हो, तो यानी कि एक शंका है अंदर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका संदेहवाचक, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, संदेहवाचक वाक्य हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो हिंदी दिवस देखिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को, ऑप्शन सी, ठीक है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब देखिए 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है फिर हिंदी दिवस? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, भारत की जो संविधान सभा थी, भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया, ठीक है, राजभाषा बनाने का निर्णय लिया एक हिसाब से। तो 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है, जो कि लागू हुआ था कब से? 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। तो निर्णय लिया कब? 14 सितंबर 1949 को कि अब राजकाज की जो भाषा होगी हिंदी होगी। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, यही कारण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फूलदेई त्योहार कब मनाया जाता है? तो देखिए फूलदेई का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में देखिए फूलदेई जो पर्व है ये बसंत आगमन का त्योहार है, बसंत आगमन का त्योहार, ठीक है, बसंत आगमन का त्योहार है ये, ध्यान रखेंगे। तो देखिए बसंत ऋतु आती है ना, तो उस समय क्या होता है कि आपका बहुत जंगलों में भी क्या होता है, आपका फूल वगैरह खिलने लगते हैं। उत्तराखंड में खासकर एक फूल होता है फ्योली का फूल, फ्योली का फूल। बोला जाता है कि फ्योली एक लड़की थी, ठीक है, तो फ्योली बाद में एक फूल बन जाती है। तो जंगल में जैसे समृद्धि का प्रतीक होता है फूल फाल, उसमें कोपले फूटती है। बसंत ऋतु जब आती है आपको देखा होगा पेड़ों में फूलें आते हैं, कोपले आती हैं, कलियां खिलती हैं, भौरे मंडराते हैं, बहुत ही आकर्षक रोचक माहौल, सौंदर्य वाला माहौल हो जाता है। तो ऐसे ही जो फ्योली थी, ठीक है, जो फ्योली थी, तो फ्योली एक राजकुमारी थी ऐसा बोला जाता है। मैंने इस पे एक वीडियो भी दिया था दूसरे चैनल पे। फ्योली जो थी आपकी एक राजकुमारी थी, तो मतलब फ्योली एक गरीब लड़की थी, एक राजकुमार से इसको प्रेम हो जाता है, कुछ ऐसी कहानी थी जिसमें फ्योली की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फ्योली एक बहुत सुंदर फूल के रूप में खिल जाती है, ठीक है। तो आज भी जब हमारा फूलदेई पर्व आता है तो बच्चे फ्योली का पीला फूल होता है, बिल्कुल चटक रंग का पीला फूल, उस फूल को भी लेकर आते हैं और हमारे घर की देहरी में फैलते हैं। तो जितने भी हमारे घर की देहरियां होती हैं, यानी कि जो दरवाजे होते हैं, उन दरवाजे पे बच्चे सुबह सुबह फूल लाके चावल लाके फैला देते हैं। उसका ये प्रतीक होता है कि जैसे फूल जंगल में खिल रहा है और चावल भी धन धान्य का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही घर में भी सुख समृद्धि और धन धान्य बने रहे। तो ये आपकी कामना करते हैं बच्चे। इसके बदले बच्चों को गुड़ दिया जाता है, मिश्री दी जाती है, मिठाइयां दी जाती है, दक्षिणा वगैरह दी जाती है, तो बच्चे खुश होकर चले जाते हैं, ठीक है। और बच्चे
हमारे दरवाजे पे आते हैं चैत्र मास की संक्रांति को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फूलदेई पर्व मनाया जाता है चैत्र मास की संक्रांति को, ठीक है। और बच्चे गाते हुए आते हैं, चला फुलारी फूलों को सौंदा सौंदा फूल बिरला, भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा, मारियों का जूठा फूल ना लाया, चला फुलारी फूलों को सौंदा सौंदा फूल बिरोला, फूल देई छम्मा देई फूल देई छम्मा देई। तो ऐसे बोलते हुए बच्चे आते हैं घरों पे। और बड़ा ही उत्तराखंड में इस पर्व की मान्यता है भैया, बहुत बचपन में हमने भी खूब मनाया ये पर्व, ठीक है। गुड़ की चाहत और दक्षिणा की चाहत हमको गांव के हर घर पे ले जाती थी। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है भैया वो देवनागरी लिपि है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जाएगा। हिंदी जो है भैया आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप सभी को पता होना चाहिए देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, कई बार क्वेश्चन बनता है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। बाकी हिंदी भाषा का विकास क्रम जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो हिंदी भाषा के विकास क्रम में हमने देखा है सबसे जो पुरानी भाषा है भाई वो है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के बाद आई कौन सी, तो संस्कृत के बाद आती है पाली, पाली के बाद हमारी कौन सी आती है, प्राकृत, प्राकृत के बाद हमारी आती है अपभ्रंश, ठीक है। और अपभ्रंश से जन्म होता है किसका, हमारा हिंदी का। तो ये हिंदी का विकास क्रम है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। हिंदी की भाषा लिखी देवनागरी है, और हिंदी जो है हमारी देवनागरी लिपि बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है, बाएं से दाएं तरफ, जैसे मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे अभी देखिए, लेफ्ट से राइट की साइड लिखी जाती है, ठीक है, बाएं से दाएं तरफ, ठीक है। ये भी पूछ लेता है। और देवनागरी कैसी लिपि है, तो देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है, ध्यान रखेंगे अक्षरात्मक, इसमें अक्षर है भाई हमारे, तो ये एक अक्षरात्मक लिपि है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है, तो दिग्गज शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो देखिए ये हो जाता है आपका दिक धन गज, ठीक है। तो क का गौ में बदल जाना, तो ये हो जाएगा दिग्गज, तो इसमें हो जाती है आपकी व्यंजन संधि, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो देखिए शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले टॉपिक से दोस्तों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है, आशीर्वाद, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। ध्यान से देख लो आशीर्वाद, इसमें बच्चे बार बार फिर गलती करते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द जो एग्जाम में बार बार पूछ ले जाते हैं, इनको आप नोट कर लेना। उज्ज्वल का शुद्ध रूप आधा ज व होता है, फिर ल होता है, ये उज्ज्वल होता है। ऐसे ही पूछ लेता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में जो होता है स आधा नहीं होता, पूरा होता है, कई बार बच्चे इसको आधा लिख देते हैं, ठीक है। अतिशयोक्ति का शुद्ध रूप ही है, ठीक है। इसके बाद आपका पूछ लेता है वो आपका कवयित्री, ठीक है। तो कवयित्री में देखिए आपका ये होता है शुद्ध रूप कवयित्री। और ऐसे ही वो आपका पूछ लेता है प्रज्वलित, तो प्रज्वलित में आधा ज होता है, व होता है, दो ज नहीं होते, ठीक है, प्रज्वलित, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही वो आपका पूछ लेता है कई बार अनुग्रहित, तो अनुग्रहित शब्द भी ध्यान से देखिएगा, अनुग्रहित होता है ये, ठीक है, अनुग्रहित। और ऐसे ही आपका दुरावस्था पूछता है, तो दुरावस्था होता है, दुरावस्था, ठीक है, ना कि दुरावस्था, ये ध्यान रखना है। अंताक्षरी भी कई बार पूछ लेता है, तो अंताक्षरी नहीं होता, ये होता है अंत्या, आधा न आधा त फिर या, अंत्याक्षरी होता है, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। चरमोत्कर्ष पूछ लेता है, ठीक है, चरमोत्कर्ष, तो चरमोत्कर्ष का शुद्ध रूप ये होता है, देखिए चरमोत्कर्ष, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। निरोग पूछता है, देखिए निरोग का शुद्ध रूप होता है ये निरोग, ठीक है, छोटी ई की मात्रा नहीं होती, बड़ी ई की मात्रा होती है निरोग में हमेशा, काफी बच्चे गलती कर देते हैं। त्योहार पूछ लेता है, तो त्योहार में देखिए औ की मात्रा नहीं होती, केवल त्योहार होता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, याद रखिएगा, यही बार बार पूछ जाते हैं, खासकर आशीर्वाद, उज्ज्वल, अतिशयोक्ति, कवित्री, अनुग्रहित, ठीक है, अंत्याक्षरी, तो ये बार बार प्रज्वलित एग्जाम में बार बार बनते हैं शब्द, इन्हीं को रिपीट करता है आयोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सृजन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। सृजन का मतलब होता है किसी का निर्माण करना, ठीक है, निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा, विनाश करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है, सृजन का विलोम हो जाएगा आपका विनाश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है। ये था हिंदी का PYQ पार्ट 9।
अगर किसी भी प्रश्न में मुझसे कोई गलती हुई है दोस्तों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं उसको करेक्ट कर पाऊँ। और हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें, ठीक है। बाकी देखिए कॉम्बो कोर्स जो चल रहा है, न्यू कॉम्बो कोर्स, उसमें पॉलिटी की क्लास चल रही है अभी, जल्दी ही वो समाप्त होंगी, तो हिस्ट्री की क्लास भी आपकी शुरू हो जाएंगी। लगभग आपका कोर्स पूरा होने के क्रम में है। और जो भी बच्चा अपना फाउंडेशन कोर्स या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है वो एक बार हमारा न्यू कॉम्बो कोर्स ले सकता है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट हैं। उत्तराखंड जीके है उसमें, सामान्य हिंदी उसमें कंप्लीट कोर्स है, उसके अलावा उसमें आपको कंप्यूटर का कोर्स मिल जाएगा, जनरल रीजनिंग का कोर्स मिल जाएगा, जीएस के आपके इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कोर्स भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही करंट अफेयर्स और अन्य चीजें भी ऐड की है, तो आपको सभी कंटेंट पूरा दिया जाएगा। धीरे धीरे सभी क्लासेस अपडेट होंगी। अभी उत्तराखंड जीके वाले पोर्शन में उत्तराखंड पॉलिटी की और स्टैटिक जीके की बहुत सी क्लासेस है जो ऐड होनी है। हिंदी में अभी आपका लोकोक्ति वाला टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, लोकोक्ति शब्दावली वाला टॉपिक भी ऐड होगा जल्दी ही, ठीक है। बाकी आपका पॉलिटी की क्लास चली रही है, रीजनिंग की चल रही है, केवल हिस्ट्री बचा है जो आने वाले 15-20 दिनों में मैं कंप्लीट करके दे दूंगा। ज्यादा क्लास नहीं होंगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, और जो कंटेंट एग्जाम रिलेटिव है या बोल सकते हैं जहां से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिकों पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन्हीं पे ज्यादा फोकस रहता है, तो आप फॉलो कर सकते हैं इसको। बाकी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करना। देखिए आप अपने आप को खुद ही आगे ले जा सकते हैं, किसी भी सहारे के चक्कर में कभी ना रहें, ठीक है। आप इतनी दूर तक आए हैं तो अपने आप को आगे ले जाने के लिए आए हैं, अपने आप को सफलता प्राप्त करके, सरकारी नौकरी प्राप्त करके एक समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए आए हैं। तो किसी का भरोसा ना करें, किसी का सहारा ना लें। ये जो जर्नी होती है ना, बोल सकते हैं जो ये यात्रा है, थोड़ा कठिन है, लेकिन जिस दिन आप इसके अंतिम पड़ाव पे पहुंचोगे, जिस दिन मेरिट में आपका नाम होगा, वो जो क्षण होगा बहुत सुखद होगा भैया। उसकी आप कल्पना अभी नहीं कर सकते। जिस दिन वो चीज होगी ना घटित, उस दिन आप फील करोगे कि यात्रा कितनी अच्छी थी, इस यात्रा ने आपको कितनी चीजें सिखाई। तो इसलिए हमेशा मोटिवेशन अपना बनाए रखो, नेगेटिविटी से दूर रहो। ऐसे लोग जो आपको अच्छा गाइड करते हैं, अच्छी पॉजिटिविटी देते हैं, उनके साथ सहयोग बनाओ। और वन डे एग्जाम के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी वही है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, पुराने पेपर्स देखो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स जरूर लगाओ। बस आपका काम बन जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आप क्लोज होते जाओगे एग्जाम क्रैक करने के। थैंक यू। जय हिंद, जय देवभूमि।